नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश वारी। आज हम इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक विचारक सर सैयद अहमद खां को पढ़ेंगे। देखिए, सर सैयद अहमद खां इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लगभग 5 दशकों तक मुस्लिम संप्रदाय का मार्गदर्शन किया, उनके लिए लिखा और उनका समाज पर प्रभाव भी था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्मिक के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्रत स्टार्ट किया और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे। इनका परिवार जो मुगलिया सल्तनत थी, शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक उन्होंने मुगलों की सेवा की और वो इतने क्लोज थे। उनकी पारिवारिक सेवा के लिए मुगलों ने उन्हें पारिवारिक खिताब नवाब जवदुद्दौला प्रदान किया था। मेन जो उनका योगदान है, जिसके लिए उनको जाना जाता है, वो है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना। उन्होंने ईएसआई की नौकरी स्टार्ट की। 1839 में वो आगरा के कमिश्नर के नायब मीर नियुक्त हुए। 1841 में प्रतियोगिता परीक्षा पास कर मैनपुरी के मुंसफ नियुक्त हुए। 1846 से लेकर 54 में वो दिल्ली के सदर अमीन नियुक्त हुए और वहां रहते उन्होंने दिल्ली के पुरातत्व पर एक पुस्तक भी लिखी। 1855 में वो बिजनौर स्थानांतरित हो गए और 1857 की क्रांति के समय वो बिजनौर में ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में सब जज रहे और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके सदस्य भी रहे। उन्हें सितारे हिंद की उपाधि मिली। इतिहासकार के रूप में भी वो एक सफल व्यक्ति थे, वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने भारतीय भाषाओं का पुरातात्विक अध्ययन किया और इस वजह से उन्हें ऑनरेरी मेंबर ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नियुक्त किया गया। उपाधियों में अगर हम उनसे बात करें तो अंग्रेज उनके क्या काम थे वो हम देखेंगे, उनके विचार कैसे थे। उससे इतने खुश थे कि उन्हें KCSI से सम्मानित किया। उनकी पुस्तकें और जो मैगजीन्स हैं, जो जर्नल है, उनमें उन्होंने उर्दू की गद्य शैली का प्रवर्तन और प्रचलन का कार्य किया। ये उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने गद्य शैली है उर्दू की, वो उन्होंने विकसित की। असबाबे बागवत हिंद, यह उर्दू में रची पुस्तक थी। इसका अर्थ है 1857 की क्रांति के क्या कारण है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद कैल्विन ग्रैहम ने किया। अगली पुस्तक है प्रेजेंट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉयल मॉन्डेंस ऑफ इंडिया। दिल्ली में सदर अमीन रहते हुए इन्होंने अस्रे संदीद पुस्तक लिखी। यह दिल्ली के पुरातत्व पर लिखी पुस्तक है। एसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद, यह पुस्तक उन्होंने इंग्लैंड 1869 में वो इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ इंग्लैंड में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। अबुल फजल की आईने अकबरी का संपादन किया। देखिए, आईने अकबरी पुस्तक है वो किसकी है? अबुल फजल की है, उसका संपादन किया है। कुरान शरीफ पर टिक्का, यानी उन्होंने कुरान शरीफ और हदीस का विश्लेषण किया। वो कहने को बुद्धिवादी विश्लेषण था। इन्होंने अपने हित के लिए, या जो इनकी अप्रोच थी मुस्लिम समाज को क्या करना चाहिए अंग्रेजी राज के लिए, उसके लिए इन्होंने कुरान शरीफ की मनचाही इंटरप्रिटेशन किया। इन्होंने ये तक कहा कि अगर कोई कौम मुस्लिम कौम की दोस्त हो सकती है तो वह सिर्फ ईसाइयत हो सकती है और कोई भी कौम मुस्लिम कौम की दोस्त नहीं हो सकती। तो इस टाइप के मनमाने इंटरप्रिटेशन उन्होंने किए। तबेन उल कलाम, ये भी एक पुस्तक है उनकी। लॉयल मॉन्डेंस ऑफ इंडिया के 3rd वॉल्यूम में उन्होंने मुसलमान के कार्यों की चर्चा की, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए, कुछ विचारक ये मानते हैं कि उन्होंने 1857 से ही उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी राज के समर्थक के रूप में और एंटी इंडियन यानी एंटी नेशनलिस्ट जो भी उस टाइम का
काम थे वो कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन कुछ विचारक ये मानते हैं कि 1887 उनके लाइफ का यू टर्न था। उससे पहले वो एकतावादी और नेशनलिस्ट जबकि उसके बाद में उन्होंने अलगाव यानी सेपरेटिज्म को समर्थन किया। लेकिन जैसा आप इस पुस्तक में देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही इस टाइप के विचारों का समर्थन करना आरंभ कर दिया था। हम आगे भी देखेंगे। उन्होंने 2 जर्नल पब्लिश की। एक थी तहजीबुल अखलाक, यह मासिक पत्रिका थी, उर्दू में थी। इसे इंग्लैंड से वापस आकर इन्होंने आरंभ किया था। और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स गैजेट्स, ये एक मैगजीन थी जो साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने व्यवस्था स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी, इसका कार्य था जो इंग्लिश के ग्रंथ थे उनका उर्दू में ट्रांसलेशन। तो इस सोसाइटी का अंग था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स गैजेट्स। उनके द्वारा स्थापित संगठनों में 1863 में उन्होंने एक साहित्यिक व वैज्ञानिक सभा की स्थापना की। यही वह स्थापना है जिसका हम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स गैजेट्स की बात कर रहे थे। मुरादाबाद में इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1886 में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की, जो बाद में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो गया था। 1875 में मदरसा तुल उलूम, जो मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से था, उसका उर्दू में नाम मदरसा तुल उलूम था, उसकी स्थापना की। एक्चुअली 1873 में ये एक स्कूल था, स्कूल की उन्होंने स्थापना की थी। 2 साल बाद में यह कॉलेज बन गया था और इस कॉलेज की नई बिल्डिंग का शिलान्यास है वो लॉर्ड लिटन, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने किया था। यही बाद में AMU यूनिवर्सिटी बना। 1886 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की, राजा शिव प्रसाद की सहायता से। ये देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं और ऐसे ही एग्जाम में आ जाते हैं। ये इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की के जवाब में इसकी स्थापना की थी। 1893 में मॉडर्न एंग्लो डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। इसके सचिव थे सैयद अहमद और थियोडोर बैक। ये उनके पुस्तकें और विचार थे। अब हम उनका देखते हैं कि किस प्रकार पुस्तकें और संगठन की स्थापना थी, देखते हैं कि किस प्रकार के विचार थे। उनके विचारों में दोगलापन, राष्ट्रवाद का विरोध से लेकर के अंग्रेजों की इस कदर इन्होंने तरफदारी की है कि आपको ऐसे विश्वास ही नहीं होगा कि ये किस प्रकार से राष्ट्रवादी थे। पर्दा प्रथा प्लस दास प्रथा का इन्होंने विरोध किया। स्त्री शिक्षा, विदेश भ्रमण का समर्थन किया। ईसाइयत के एक पत्नी व्रत के विश्वास को गलत ठहराया और इस्लाम की बहुपत्नी प्रथा को प्राकृतिक माना। इन 2 विचारों को छोड़कर आपको प्रोग्रेसिव विचार बड़ी मुश्किल से ही ढूंढे मिलेंगे। देखिए यहीं उनको ईसाइयत की एक पत्नी व्रत के विश्वास को गलत ठहराना और इस्लाम यानी जो कुछ है वो इस्लाम है, ये जो कट्टरपंथी रुख था वो उन्होंने अपना लिया था। लोकप्रिय शासन की ओर ले जाने वाली समस्त स्थितियों का इन्होंने विरोध किया। वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे और सदस्य रहते हुए उन्होंने प्रतिनिधित्व प्रणाली का विरोध किया था। 1878 में लॉर्ड लिटन ने उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया और रिपन ने फिर से उनकी नियुक्ति की। इस तरीके से ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लगभग 5 वर्ष तक सदस्य रहे और यहाँ सदस्य रहते हुए उन्होंने 1883 में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना का विरोध किया और पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरल का समर्थन किया। शिक्षा आयोग के भी सदस्य रहे और 1887 में डफरिन ने लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बनाया।
आप इनकी नियुक्तियों और इनको जो खिताब मिले उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर अंग्रेजी राज ने उन पर दया बख्शी है, तो कितने ज़्यादा वो प्रो राज थे। 1886 में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह ब्रिटेन और भारत के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए संस्था थी। जो कुछ विचारक मानते हैं कि उनका ज़िंदगी का यू टर्न है वो 1886 है, वो इसलिए है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद से उन्होंने एंटी नेशनलिस्ट रवैया अख्तियार कर लिया था। 1869 में वो इंग्लैंड गए थे। 1886 तक सर सैयद अहमद का राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी दृष्टिकोण था। 1887 यू टर्न है। उनके जो विचार हैं वो कुछ एक विचार को छोड़कर प्रत्येक विचार में ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सेपरेटिज्म और प्रो राज यानी जो ब्रिटिश राज का समर्थक, ब्रिटिश राज को वो उसका समर्थन करते हैं। दरअसल 1857 की जो क्रांति है उसमें मुगलों का अंत होकर जो अंग्रेजी राज स्थापित हुआ था, इससे वो खुश नहीं थे। लेकिन बहुत जल्दी उनको ये समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करना है, और उन्होंने किया भी नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी राज को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजी राज को मुस्लिम के समर्थन में मानते थे। और जो अंग्रेज सुधार करते थे या भारतीयों के द्वारा जिन सुधारों का समर्थन किया जाता था उन सुधारों का भी वो विरोध करते थे, और उनके जो तर्क होते थे वो बड़े अजीब होते थे, प्रगतिशीलता की वाली बात नहीं थी। जैसे उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाएं केवल इंग्लैंड में होनी चाहिए, भारत में नहीं होनी चाहिए। यानी बाकी जो फ्रीडम फाइटर थे वो तो कोशिश कर रहे थे कि भारत में हो, ताकि भारत के सभी लोग या भारत के वो लोग भी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें जो गरीब हैं या जो इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में सक्षम नहीं है। लेकिन यहाँ सर सैयद अहमद बाकी सारे राष्ट्रवादी नेताओं के उलट आर्ग्यू कर रहे थे। नागरिक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के स्थान पर मनोनयन पद्धति को अपनाना चाहिए। वो इलीट मुस्लिम थे तो उनको थोड़ा ये भी लगता था कि अगर एग्ज़ाम होंगे तो इलीट की जगह सामान्य लोग भी आएंगे। साथ में उन्हें ये भी लगता था कि मुस्लिम चूँकि पिछड़े हुए हैं तो मुस्लिम एग्ज़ाम्स में अपना रिप्रेजेंटेशन साबित कर नहीं पाएंगे, तो हिंदू आगे निकल जाएंगे या हिंदू आगे निकल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं में भर्ती की बजाय मनोनयन होना चाहिए। तो अधिकांश विचार ऐसे हैं कि जो राष्ट्रवादी जिस चीज़ की वकालत कर रहे थे उसका ये विरोध कर रहे थे। 1883 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में चुनाव के आधार पर प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अनुपयुक्त माना। इसके अनुपयुक्त के उन्होंने आधार दिए कि भारत में भेदभाव है, जातीय भेदभाव है, भारत बंटा हुआ है, तो इस प्रकार के समाज के लिए लोकतंत्र अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जो बहुसंख्यक है वह अल्पसंख्यक हितों का ध्यान नहीं रखेगा, इस वजह से भी यहाँ प्रतिनिधित्व प्रणाली सफल नहीं है, प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं होनी चाहिए। पृथक निर्वाचन की बात की, संसदीय सरकार की स्थापना की यद्यपि बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो उनका स्टेटमेंट है वो आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार की उनकी सोच थी। 1892 में कहा, हम एक निरंकुश सरकार और संसदीय सरकार में इसके अतिरिक्त अन्य कोई अंतर नहीं देखते। सैयद को राजतंत्र, सीमित संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्र में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया और लोकतंत्र का विरोध करते हुए लिखा कि इस्लाम ने किसी गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना नहीं की है। तो न केवल राष्ट्रवादियों का विरोध बल्कि इस कदर अतार्किकता का विरोध या राज का समर्थन कि उन्होंने गणतंत्र, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता सभी को ही किनारे कर दिया। उन्होंने कहा धर्म और संप्रदाय के आधार पर फौज का गठन होना चाहिए।
धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होना चाहिए। ये हम पढ़ चुके कि कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने विरोध किया था। वसीर अहमद दर का एक कथन है कि सैयद अहमद पाकिस्तान के आदि निर्माता थे। उनके द्वारा जो स्थापित संगठन है, इनके साथ साथ जो कुछ एक बातें मैं इस पीपीटी में लिखना भूल गया, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। हमें सब पता है कि बाकी सब पूरा भारत का संवैधानिक जो आंदोलन था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इन्होंने समर्थन किया था। ये भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को खत्म करने वाला कानून था। तो इन्होंने, सिंपल सा लॉजिक है कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन नेता चाह रहे थे वो ये उसका विरोध कर रहे थे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, उसमें भी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो मांग थी उसके अगेंस्ट खड़े थे। इल्बर्ट बिल विधेयक का इन्होंने का विरोध किया था। बाकी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस का जो उदारवादी दल है वह भारत की स्वतंत्रता के लिहाज से ज़्यादा सही है, प्रो इंडियंस थे। लेकिन इन्होंने उदारवादी की बजाय अनुदारवादी दल का समर्थन किया, अनुदारवादी दल की सरकार को अच्छा माना। पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी अपनाने पर जोर था, लेकिन इन्होंने स्वदेशी की बजाय आयातित माल का समर्थन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद अगर क्रक्स रूप में देखें तो हो सकता है उनका जो लाइफ के अर्ली फेज थी वो एकतावादी रही हो, राष्ट्रवादी विचारों का उन्होंने समर्थन किया हो, लेकिन उनके जो मुखर विचार हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, उन सब में वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मेन स्ट्रीम थी, उसका विरोध करते हुए ही और ब्रिटिश राज का समर्थन करते हुए दिखते हैं। उनके विचारों में एक जबरदस्त वाला दोगलापन आप इसमें देख सकते हैं कि जब उन्हें मुस्लिमों की एजुकेशन के लिए चंदा उगाना होता था तब वो इस प्रकार की बात करते कि भारत है वह एक दुल्हन है और हिंदू मुस्लिम इसकी आंखें हैं। तो दोनों का विकास, दोनों कौमों का विकास जरूरी है, क्योंकि दुल्हन की सुंदरता के लिए दोनों आंखों का होना जरूरी है। अगर एक आंख नहीं होगी तो वह दुल्हन कानी कहलाएगी। तो जब उन्हें चंदा इकट्ठा करना होता था तब वो अक्सर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन अगले ही पल वो धमकियां देना और अलगाववादी बातों का समर्थन करते थे। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम, अगर अल्पसंख्यक सेफ नहीं है, अगर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हुए तो अल्पसंख्यक टिड्डी दल की तरह अटैक करेंगे और पूरे नॉर्थ इंडिया में सफाया कर देंगे। तो इस प्रकार की धमकियां और अलगाववादी बातों का समर्थन उन्होंने सतत रूप से किया। संगठन के रूप में अगर हम देखें तो 1883 में उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवाब में मोमडन पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसके जवाब में इन्होंने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। और तीसरा, 1893 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन
मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। यह मुस्लिम लीग का पूर्वगामी था, यानी 1906 में एक तरीके से जिन इश्यू को लेकर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उसकी एक तरीके से पूर्ववर्ती यह संगठन था। सर सैयद अहमद ने इस्लाम का इस्तेमाल इस कदर मनमाना किया कि उन्होंने जो सर्व इस्लामवाद का विरोध किया। सर्व इस्लामवाद का विरोध, ये एक्चुअली क्या, तुर्की के जब खलीफा पर अटैक हुआ तो इन्हें लगा कि भाई मुस्लिम हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भड़क सकते हैं, तो इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि चूंकि भारत के जो मुस्लिम हैं उनको तुर्की के खलीफा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें इस पर आक्रोशित नहीं होना चाहिए। यद्यपि वो अलग बात है कि वो बाद में वो इश्यू है वह मुसलमानों ने उठाया और खिलाफत आंदोलन हम पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने इस कदर इसका समर्थन किया था कि इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम का दूसरा जो मनमाना इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया वो था कि अगर कोई कौम मुसलमान की दोस्त हो सकती है या मुसलमान किसी कौम का दोस्त हो सकता है तो वह है ईसाइयत, और कोई भी कौम मुस्लिम की दोस्त नहीं हो सकती। तो इस कदर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना मनमाना ट्रांसलेशन किया, मनमाना इंटरप्रिटेशन किया, और उनका एक ही लक्ष्य था मुस्लिमों का उत्थान, और उस उत्थान का उनका जो इंटरप्रिटेशन, जो तरीका था, माध्यम था, वह अलगाववादी का समर्थन था। वो दो कौम मानते थे और वो दो कौम ही एक दरअसल दो राष्ट्र बाद में बने। तो ये थे सर सैयद अहमद खां। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।